नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल पॉइंट में। मैं हूं सूरज मोहन झा। इस कार्यक्रम में हम हर सप्ताह एक कानूनी मसले को लेते हैं, उसकी चर्चा अपने विशेषज्ञों के साथ करते हैं और हमारी कोशिश होती है कि आपको भी इस कार्यक्रम से हम जोड़ें और आपके सवाल या आपके राय को इस मंच पर रखें और हमारे विशेषज्ञ उसका कुछ हद तक निपटारा या आपको कुछ ऐसी सलाह दे जो आपके काम आए, वो हमारी पूरी कोशिश रहती है। कार्यक्रम की इस कड़ी में आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय को छूने जा रहा हूँ, वो है मध्यस्थता से समाधान की। हमारे देश में वैसे ही न्यायपालिका पर काफ़ी बोझ रहता है। ऐसी स्थिति में कुछ मामले ऐसे होते हैं जिन्हें हम दूसरे मंच पर रखकर उसे निपटा सकते हैं। उसी में मध्यस्थता जो केंद्र हैं वो बनाए जाते हैं और वो होते हैं, वहाँ हम कुछ मामलों को लेकर जाते हैं। ऐसे में हम कई तरह के जो विशेष मामले थे वो हम सुनते थे कि वो इन केंद्रों के पास जाते हैं। अभी फिलहाल कुछ दिन पहले ही हमने देखा कि मद्रास हाईकोर्ट में एक निर्देश सुनाया गया जिसमें कहा गया कि एक बलात्कार का जो अभियुक्त है, जो निचली अदालत द्वारा सजा जिसको मिल चुकी है, वो मध्यस्थता के जरिए अपने मामले को निपटा सकता है और उसे जमानत दी गई। तो आज हम कार्यक्रम में बात करेंगे कि किस हद तक हम मध्यस्थता का एक जो निपटारा, जो केस के निपटारे के लिए फायदा उठा सकते हैं या फिर कौन से ऐसे मामले हैं जिनसे हमें बचना चाहिए। इस विषय पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ तीन खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर सुधीर जैन, प्रभारी न्यायाधीश हैं मध्यस्थता केंद्र तीसरे हाई कोर्ट के। सर, आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं पूनम कालिया जी, अधिवक्ता हैं, आप मध्यस्थता ट्रायल कोर्ट में भी के मामले लड़ते हैं और इसमें आपकी विशेषज्ञता है। और हमारे साथ हैं जस्टिस पीसी अग्रवाल साहब, पूर्व न्यायाधीश हैं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के, साथ में आप उच्चतम न्यायालय में मेडिसिन सेंटर के सदस्य भी हैं। आप तीनों का कार्यक्रम में स्वागत है। चर्चा की शुरुआत जस्टिस पीसी अग्रवाल साहब मैं आपसे करना चाहूंगा। चूंकि हम मध्यस्थता के विषय को आगे और बृहद तौर पर छुएंगे, लेकिन उससे पहले जो अभी मद्रास हाईकोर्ट में एक निर्देश हुआ है कि बलात्कार के एक आरोपी का भी मध्यस्थता के जरिए अपने केस को निपटा सकते हैं या आगे बढ़ सकते हैं, इसे किस तरह से आप ले रहे हैं? ये ऑर्डर अपने आप में गलत है, क्योंकि रेप का मामला या बलात्कार का मामला कंपाउंडेबल नहीं है, इसमें राजीनामा नहीं हो सकता। धारा 320 सीआरपीसी या दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन दो तरह के मामलों में केवल समझौता हो सकता है, कुछ तो बिना न्यायाधीश की परमिशन के और कुछ न्यायाधीश की परमिशन से। उनमें ये केस नहीं आता। आफ्टरऑल हमें जो कोई भी फैसला देना होगा वो अपने भारतीय विधि के अधीन ही देना होगा, क्योंकि रूल ऑफ लॉ यहाँ लगता है। ये अपने मनमाने ढंग से हम अपना कानून नहीं बना सकते हैं। जब तक कि सीआरपीसी में अमेंडमेंट नहीं होता, जब तक कि ये सब नहीं होता, वो नहीं होता, तब तक ऐसा केस मध्यस्थता के लिए नहीं भेजा जा सकता। और विशेष तौर से इसके फैक्ट्स भी इस तरह के नहीं थे जिसमें कि किसी तरीके की उस पर दया दिखाई जा सकती हो, क्योंकि न तो मतलब माइनर के साथ रेप हुआ था, उसके बाद 7 साल की सजा और 2 लाख फाइन लोअर कोर्ट से दिया गया था, अपराध साबित था। और उसके बाद यानी आखिरी फैसला नहीं था, ये पूरा सुना नहीं गया था। एंट्रीम बेल दी गई, और एंट्रीम बेल इस आधार पर दी गई कि मध्यस्थता न्यायालय में मध्यस्थता के सामने उपस्थित होकर के अपने मामले को लड़ेगा और 1 लाख रुपया उसे जमा करने का आदेश दिया गया। ये सब जो है इट इज अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स ऑल्सो एंड वीमेन्स के राइट्स के खिलाफ भी है। दूसरी बात यह है कि अगर हम रेप के मामलों में मध्यस्थता करेंगे तो कल हम मर्डर के केसेस में भी करेंगे, परसों हम ड्रग एक्ट के केसेस में भी करेंगे, फिर यानी हम पूरे अल्ट्रेशन में भी करेंगे। ये तो अजीब सी बात है। इट इज नॉट पॉसिबल। जस्टिस अग्रवाल, जब ऐसे मामलों पे मान लीजिए एक फैसला या निर्देश जो आया है, तो ऐसे में अगर दोनों पक्ष राजी हैं मध्यस्थता करने के लिए, तो आगे क्या हो सकता है? क्या इसे चैलेंज किया जा सकता है जब दोनों पक्ष इस पर राजी हो? नहीं, दोनों पक्षों की सहमति से भी इसमें मध्यस्थता नहीं हो सकती है और ना ही समझौता हो सकता है। चलिए, तो इस विषय पर हम चर्चा को अपनी जारी रखेंगे। जैसे कार्यक्रम की शुरुआत में मैंने कहा था कि इस कार्यक्रम में न केवल हम अपने विशेषज्ञों से विषय पर चर्चा करते हैं, बल्कि आपको भी इस कार्यक्रम में जोड़ने की हमारी कोशिश होती है। आप हमें फ़ोन कर सकते हैं हमारे टोल फ्री नंबर 1800-115-314 पर, या आप हमें फ़ोन भी कर सकते हैं दिल्ली का कोड 011 लगाकर 23035420 पर। आपके सवालों, आपके राय का इंतज़ार रहेगा। पूनम कालिया जी, आप कितना इत्तेफाक रखती हैं, जैसे जस्टिस अग्रवाल साहब ने कहा है
उन्होंने तो पूरे कानून की एक व्याख्या के तौर पे बताया है कि जो बलात्कार का मामला है वो किसी भी तरह से मध्यस्थता के लिए नहीं जा सकता, ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। आपकी क्या राय है इस विषय देखिए ऐसा है, हमारी जो सुप्रीम कोर्ट ने इसको बहुत क्लियर कर दिया है कि जो भी नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंसेस हैं, बेसिकली रेप का मैटर जो है वो किसी भी हद तक मीडिएशन में रेफर नहीं हो सकता। बहुत इंपॉर्टेंट जिस जजमेंट को पढ़ने के बाद जो मैंने निकाला है वो ये जजमेंट के अंदर ये है कि अगर मीडिएशन में जाता है, चलो एक 2 मिनट के लिए इस पहलू को हम साइड पे रख देते हैं, हम बिल्कुल। सोचते हैं कि सिर्फ ये एक नॉर्मल केस है, तब भी बोथ दी पार्टीज की कंसेंट बहुत जरूरी है। क्या उन्होंने उस टाइम पे विक्टिम को बुलाया वहां पर, उससे पूछा कि आप मीडिएशन करना चाहती हैं? ये तो थोपने वाली बात हो गई कि एक लेडी है, उसके साथ पहले इतना बड़ा कुछ हुआ, उसको एक बच्चा भी दे दिया गया गोद में, और आज उसी इंसान के साथ उसको पूछा जा रहा है क्योंकि सिर्फ उसको सेव करने के लिए। उस आदमी का इतना राइट है कि भाई वो उसको सेव कर दिया जाए। वो लेडी ने जो सफर किया इतने साल, जो उसने बच्चा पूनम बड़ा जी, इस किया। पे अगर हम एक चीज जोड़ दें, जैसा आपने कहा कि मध्यस्थता में मान लीजिए एक मामले को हम हटा दें कि कानून में क्या लिखा, लेकिन अगर दोनों पक्ष उसके लिए राजी हों, अब एक महिला जो नाबालिग थी जिसके साथ ये बलात्कार हुआ, उसे एक बच्चा भी हो गया, अब ऐसी परिस्थिति में भावनात्मक तौर पर वो वैसे ही टूटी है, उसका सामाजिक स्वीकार्यता कितनी है इन सब चीजों की हम सब भली बात जानते हैं। हो सकता है दबाव में या इस तरह की सहमति बनाने का काम हो सकता है। देखिए ऐसा है, ये एक प्रैक्टिकल मैं कर चुकी हूँ। 2004 में मेरे पास जो काम करती थी लेडी, उसकी लड़की बंगालन थी और एक पहाड़ का लड़का था। उसने उसको झूठा झांसा दिया कि मैं आपसे शादी करूंगा, उसको प्रेग्नेंट किया, वो माइनर थी। और जब उसका उसका पता चला कि वो कहीं अपनी गांव में जाकर के शादी वादी पक्की करके आ गया है, तो वो लेडी मेरे पास आई, उसने मुझे ये सारी बात बताई। तो मैंने किसी तरह से पुलिस के साथ लग करके वो 376 का केस करवा के उसको कस्टडी में भिजवा दिया। अब उस बंदे ने वहां से लेटर लिखना शुरू कर दिया उसको हर दूसरे दिन कि आप मैडम को बोलिए कि मुझे निकाले, मैं आपसे शादी करूंगा। ठीक है जी, अल्टीमेट लास्ट में आकर के बेल मैटर के टाइम पर हमने आकर के अपनी कंसेंट दे दी और उसका वो आ गया, उसने शादी की बकायदा। वो जो बच्ची माइनर पैदा हुई थी वो उसकी डेथ हो गई, बीच में एक बच्ची और हुई, पर उसने उसके 6 महीने के बाद मुझे पता चला कि वो बंदा उसको एक बच्ची के साथ छोड़ के कहीं फरार हो गया। क्योंकि ना तो उनका कोई एड्रेस होता है और ना ही कोई सेंटीमेंट्स होते हैं। जो 8 महीने जेल में रहकर आ चुका है, अगर उस लेडी के साथ उसकी शादी हो जाती है तो सिर्फ वो अपने आप को बचाने के लिए वो शादी कर रहा है, अदरवाइज वो शादी नहीं करना चाहता। तो अल्टीमेट भी सफरर वही रहेगी जो पहले सफरर थी। चलिए, डॉक्टर सुधीर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे अभी जस्टिस अग्रवाल साहब ने, पूनम कालिया जी ने हमें बताया कि किस तरह से इस वाले खासतौर से और या बलात्कार के मामलों में मध्यस्थता कितना प्रभावी हो सकता है। आप हमें ये बताएं, क्योंकि आप खुद प्रभारी हैं इस मामले के, कौन से ऐसे मामले हैं जो मध्यस्थता के लायक समझे जाते हैं, जिनको कोर्ट भेजती है या आप लोग उसको संज्ञान में लेते हैं? देखिए सर, कि कौन से मामले मध्यस्थता के लिए भेजे जा सकते हैं, हमें इसमें 2-3 पहलुओं पे जानकारी लेना और उनको जानना बहुत आवश्यक है। पहले हमें ये जानना है कि मध्यस्थता क्या है। मध्यस्थता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक निष्पक्ष व्यक्ति, जिसको मीडिएटर या मध्यस्थ बोलते हैं, वो दोनों पक्षकारों को, दोनों पार्टीज को आपस में बिठा के समझौता कराता है। और समझौते में जाने के लिए अब जो है दोनों पार्टीज की सहमति की जरूरत नहीं है। अगर अदालत को ये लगता है, अगर कोर्ट को ये लगता है कि इस केस में समझौते के अंश हैं, अगर एलिमेंट है सेटलमेंट का, तो वो केस मध्यस्थता के अंदर रेफर किया जा सकता है। तो अगला जो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो आपने पूछा है वो ये है कि कौन कौन से केसेस मध्यस्थता केंद्र में भेजे जा सकते हैं, जिसमें एक मध्यस्थता दोनों पक्षकारों के बीच में या पार्टीज के बीच में मध्यस्थता करा सकता है। इसके लिए हमें 2010 में जो एक सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही इंपॉर्टेंट फैसला है, एफकॉन जजमेंट के नाम से जिसको जाना जाता है, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कैटेगरी की है कि कौन से केस जो है मध्यस्थता के लिए भेजे जा सकते हैं, कौन से नहीं भेजे जा सकते। तो मध्यस्थता के लिए जो उपयुक्त केस हैं, सारे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हैं, सिविल केसेस हैं, पर्सनल लाइबिलिटी के केसेस हैं, पर्सनल इंजरी के केसेस हैं, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल के हैं, लैंडलॉर्ड टेनेंट का डिस्प्यूट है उसके केसेस हैं, आपके लेबर मैनेजमेंट के डिस्प्यूट हैं। मगर साथ साथ कुछ ऐसे केस जिसमें बहुत ही सीरियस एलिगेशन है, वो केस मध्यस्थता के लिए उपयुक्त नहीं है, या जिसमें बच्चे का अधिकार इन्वॉल्व है, वो केस भी मध्यस्थता में नहीं भेजे जा सकते हैं। बिल्कुल। तो जस्टिस अग्रवाल, जैसा जैन साहब ने पूरी विस्तार से हमें बताया कौन कौन से मामले जो हैं वो मध्यस्थता के लायक समझे जाते हैं, उसमें उन्होंने 2 बातें जो कही कि गंभीर अपराध से जुड़े हुए मामले जो हैं वो इसमें विचाराधीन नहीं किया जाता, या फिर बच्चों से जुड़ा हुआ जो मामला है, जो गंभीर अपराध है, वो इसमें नहीं लाया जाता। हम देखते हैं, हम अगर इस वर्तमान जो घटित हुआ मद्रास हाईकोर्ट में उसे अब देखें, या हम बीते दिनों, हो सकता है वो उतनी वास्तविक घटनाओं पर नहीं होता हो, फिल्मों में भी हमने देखा है, खासतौर से हिंदी फिल्मों में, कि बलात्कार के आरोपी और उसके बीच में कोर्ट ने शादी का एक ऑप्शन सुझाया हो।
आप किस तरह से इस पूरे, अगर हम इस परिदृश्य को छोड़ दें तब भी किस तरह से आप देखते हैं इस पूरे मामले को? प्रश्न ये उठ रहा है कि कुछ अपराध व्यक्ति के विरुद्ध नहीं होते अकेले, कुछ अपराध समाज के विरुद्ध भी होते हैं, और ये अपराध समाज के विरुद्ध भी है। यानी लड़की जिसके साथ बलात्कार हुआ है वो तो विक्टिम है ही, लेकिन समाज का भी है इसमें। इट इज नॉट एक्चुअली पर्सनल अपराध नहीं है ये। पर्सनल अपराधों में समझौता हो सकता है, जिस अपराध में समझौता नहीं किया जा सकता है उसमें समझौता करना अपने आप में अपराध जैसा होगा, ये बिल्कुल गलत है। तो आप अगर हमें दर्शकों को उस पर विस्तार से अगर बताएं, जो बलात्कार के मामले होते हैं उस पर किस तरह की धाराएं होती हैं, क्या कानून क्या कहता है? ये है धारा 376 में इसके लिए सजा दे रखी है। उसमें यह है कि 15 साल से कम उम्र की पत्नी के साथ भी बलात्कार माना जाता है। तो यहाँ तो माइनर है। अब इसमें नहीं लिखा हुआ है कि उसकी उम्र 15-16 साल से कम थी या उससे अधिक थी, ये नहीं लिखा हुआ। माइनर सिर्फ शब्द लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि 18 साल से तो हर एक हालत में कम थी। दूसरी बात यह है कि बलात्कार के विक्टिम को समझौते के लिए भेजना, तो उसको जबरदस्ती समझौते के लिए प्रेरित करना, यह प्रेशराइज करना जैसा है, क्योंकि वो तो सजा बचने के लिए अभी कुछ भी करेगा और कल फ्रॉड करेगा और कल उसको छोड़ करके दूसरी जगह चला जाएगा। जिस लेडी की वजह से, जिस औरत की वजह से कोई व्यक्ति 3-4 साल, 2-1 साल या कुछ दिन जेल में रहा है, उसके साथ रह पाएगा क्या वो? ये आज संभव नहीं दिखता। क्या है कि ये तो एक तरह का, क्योंकि सजा से बचने के लिए जो एक वो है स्ट्रेटेजम है, स्ट्रेटेजी है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और पर्टिकुलरली न्यायाधीश की तरफ से किया जाए तो जरा वैसा अजीब सा लग रहा है। कंप्लेनेंट कहती, विक्टिम कहती कि नहीं मैं समझौता करना चाहती हूं, तब प्रश्न उठ भी सकता था कभी, हालांकि वो भी गलत होता। लेकिन ये कि न्यायाधीश कहे कि मीडिएशन सेंटर चले जाओ, वहां समझौता कर लो, अजीब बात है। इसमें एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, चूंकि आपको भी उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे, इस तरह के मामले और तरह तरह के मामले आपके पास आते रहे होंगे। क्या इस तरह के मामले में हम अगर उदाहरण के स्वरूप मद्रास हाईकोर्ट वाले के फैसले को देख लें, क्या हो सकता है कि उन्होंने उस परिस्थिति को उस समय जो हुआ उसे ना मापदंड मानते हुए आज जो कोई, चूंकि ये मामला तकरीबन 6-7 साल पुराना हो गया, उन्होंने आज के परिदृश्य को देखते हुए इस तरह का कोई फैसला दिया? इन्होंने पहले भी एक फैसला दिया है, इस तरह का व्यवहारिक है, इस तरह इन्होंने एक पहले भी फैसला दिया है, वो फरवरी में हुआ है। उस फरवरी वाले फैसले के बारे में भी दो मत संभव हैं। हालांकि उसमें प्रारंभ से ही जो विक्टिम जो थी उसमें और इनमें प्रेम संबंध थे, वो दूसरी बात है। प्रेम संबंध थे, फिर शादी हो गई, शादी से बच्चा भी हो गया, उसके फैक्ट्स बिल्कुल इससे भिन्न है, उसके कहीं इसमें सामंजस्य नहीं है। फिर भी सवाल यह है कि भारत में जो भी क्रिमिनल लॉ पर्टिकुलरली जो आईपीसी से ही गवर्न होगा, आईपीसी के अनुसार सजा होगी, आईपीसी सीआरपीसी के अनुसार सजा होगी, आईपीसी सीआरपीसी से बाहर जाके तो नहीं होगा। अब इसमें क्या है कि न केवल नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस है, बल्कि इसमें मिनिमम सजा भी प्रिस्क्राइब्ड है कि 7 साल से कम की सजा नहीं हो सकती है इसमें। यानी तो दूसरी बात है, सिर्फ इसलिए कि बाद में वो रेप विक्टिम उसके साथ समझौता कर लेती है या विवश होकर के उसको कोई यानी उससे समझौता करना चाहती है, तो अकेले इस वजह से बात समझ में नहीं, क्योंकि इससे समाज में काफी विकृति आने की संभावनाएं भी हैं। पूनम जी, आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आज की डेट में रेप का जो संख्या इतनी बढ़ चुकी है समाज के अंदर, तो हमें कहीं उसको अंकुश लगाने के लिए कुछ ऐसी जजमेंट देनी चाहिए जिससे कि लोगों को एक लेसन मिले, ताकि वो इस चीज को करने से पहले 100 बार सोचें, घबराएं ना। कि ये तो इस तरह की जजमेंट देने के बाद तो ये वाली बात हो गई कि आप करिए, 2 साल रहिए अंदर, एक बार आपकी शादी करा देते हैं, आप दूसरी बार फिर आप कोशिश करिए, फिर आप क्या करेंगे, आप फिर दोबारा शादी करवाएंगे उसकी, फिर तीसरी बार फिर वो करता है, फिर आप उसकी शादी करवाएंगे। तो ये कुछ तरह की चीजें जो होना गलत है। मेरे हिसाब से समाज में कोई ना कोई ऐसा मतलब एक दिखाना चाहिए एज ए जजमेंट के रूप में, कि ताकि लोग डरें। अभी तक मेरे हिसाब से कोई भी ऐसी जजमेंट, इतनी सारी अभी स्टडीज भी हुई, अभी बहुत सारा जिस टाइम पर वो वाला 2012 में जो केस हुआ था, या अभी जो बहुत ज्यादा फेमस रहा, उसके अंदर भी बहुत सारा लोगों ने वो कमेटी बिठाई, लॉ अपॉइंट आए, कुछ भी नहीं। बट मेरे को लगता है कि आज तक भी कानून में उतनी स्ट्रांगनेस नहीं आई है।
जितनी आनी चाहिए, और ये जजमेंट नहीं आकर के तो वो थोड़ा बहुत जो था वो भी खत्म कर दिया। जैन साहब, मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, जैसे हम ये कह रहे हैं कि इस बलात्कार से जुड़े हुए, या आपने भी कुछ कहा कि गंभीर अपराध से जो जुड़े हुए मामले हैं वो मध्यस्थता में नहीं लिए जाते, संज्ञान में उसको नहीं लिया जाता, लेकिन और भी हम कई मामले देखते हैं, चाहे वो घरेलू हिंसा का है या फिर दहेज का या और भी तरह के मामले होते हैं, वो आप लोग लेते हैं। हम जिस तरह की आशंका बलात्कार वाले मामले में कह रहे हैं, उस तरह की आशंका तो वहाँ भी जताई जा सकती है, क्योंकि सेटलमेंट के लिए आप किस तरह का भावनात्मक दबाव बना रहे हैं। ये देखिए सर, मैं जो आपको बताना चाहूँगा कि मध्यस्थता की उपयोगिता क्या है, आज के संदर्भ में हम एक केस से एक टेस्ट केस नहीं बना सकते। आज जब हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, जिसमें हमारी इतनी पेंडेंसी है, इतने केसेस हैं, और जहां लोगों को न्याय लेने में कई कई साल गुजर जाते हैं, तो उसमें एक जो मध्यस्थता, जो वैकल्पिक न्यायिक व्यवस्था के रूप में जो मध्यस्थता है, कि बहुत ही उपयोगी सिद्ध हो रहा है। आज हम मध्यस्थता केंद्र में जो पक्षकार या जो पार्टीज आती हैं, वहाँ उनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं की जाती। उनको जो वातावरण, जो जैसे हमारे अग्रवाल साहब और मैडम पूनम भी मध्यस्थ हैं, कि एक बहुत ही अनौपचारिक रूप का एक वातावरण दिया जाता है, जिसमें दोनों पक्षकार एक बहुत ही अनौपचारिक रूप में बड़े कंड्यूसिव और कंजीनियल एटमॉस्फेयर में बैठकर अपने मन की बात करते हैं। उनके एक मध्यस्थ के सामने कोर्ट के कोई केस नहीं होता, कोई एविडेंस नहीं होता, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होते, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होते। जो पक्षकार अपने मन की बात करते हैं और अपने विवाद को वो किस रूप में खत्म करना चाहते हैं, ये उनको संपूर्ण आज़ादी होती है। और मध्यस्थता जो है एक अपने आप में जो है ना राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन, जिसमें कहा, जिसका मतलब है कि पक्षकारों को अपना विवाद अपने ढंग से सुलटाने का और समझौता करने का अधिकार है। उस प्रिंसिपल पे हम उस पर काम करते हैं। और आज के संदर्भ में सर 1 मिनट में और मैं बताना चाहूँगा आज की उपयोगिता क्या है, कि हमारे दिल्ली मीडिएशन सेंटर में अगर आप देखेंगे कि 31 मई 2015 तक 1,35,596 केस रेफर हुए हैं, जिसमें हमारे जो सेटलमेंट है 77,803 केस, जिसमें पक्षकारों की मर्जी से सेटल आपसी समझौते में हुए हैं। और इनके साथ साथ जो लगभग 23,000 केस ऐसे हैं जो समझौते के लिए नहीं आए, वो भी सेटल हो गए। जहां आपका जो अगला सवाल था कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केस हैं, जो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जिनको आप कह सकते हैं, मैट्रिमोनियल कॉन्फ्लिक्ट, उसमें तो मध्यस्थता बहुत ही उपयोगी है। अभी मैं एक केस कर रहा था मध्यस्थता के अंदर, जिसके अंदर पार्टीज के हस्बैंड वाइफ के अंदर लगभग 10-12 FIR थी, और वो दोनों पक्ष बैठे, बातचीत की, और बड़े ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में वो केस खत्म हो गया। तो मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जितने हैं, उसमें मध्यस्थता एक बहुत ही कारगर, एक उपयोगी, एक ऐसा मैकेनिज्म सिद्ध हुआ है जो कोर्ट से हटकर पार्टीज को, जो कोर्ट में उनको जो 5-5, 6-6, 7-7 साल लग जाते हैं, उनसे हटकर सिर्फ महीने में, 1.5 महीने में वो केस खत्म हो जाते हैं। और जो हमारी स्टडी है, हमने देखा है कि किसी भी मैट्रिमोनियल केस को खत्म करने के लिए एवरेज 2 घंटे का समय लगता है। तो जैसे डॉक्टर सुधीर जैन साहब कह रहे हैं कि जो मध्यस्थ केंद्र हैं उसके परिणाम बड़े सकारात्मक हैं, और जो जैसे उन्होंने बताया कि 1 लाख मामले दिल्ली जो मध्यस्थ केंद्र है वो से ही निपटा दिए गए हैं, और हो सकता है इसका सकारात्मक परिणाम पूरे देश में रहा हो। ऐसे में न्यायपालिका पर जो एक दबाव रहता है केसों का, वो भी निपटाने में काफ़ी सहज तरीका है ये। लेकिन साथ में जैसे हमारी बातचीत हो रही थी, गंभीर अपराध और खासतौर से बलात्कार जैसे मामलों में ये कितना प्रभावी हो सकता है। तो अभी समय ब्रेक के बाद जब आएंगे तो जानेंगे कि जो ये केंद्र होते हैं उसमें मध्यस्थ कराने वाले व्यक्तियों की योग्यता क्या होती है और किस तरह से हम खुद भी यहां तक पहुंच सकते हैं। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्यस्थता से समाधान। जो न्यायपालिका पर केसों का अपना एक दबाव रहता है और हम भी कोर्ट के मामलों से बचना चाहते हैं, एक सुन के ही एक खौफ सा जाग जाता है। ऐसे में एक ऐसा माहौल पैदा करना कोर्ट के बाहर जहां पे मिल बैठकर आपका मामला निपट सकता हो, उसे मध्यस्थता कहते हैं और उससे समाधान निकलते हैं। और जैसे डॉक्टर सुधीर जैन साहब ने ब्रेक पे जाने से पहले बताया कि किस तरह से 1 लाख मामले उन्होंने दिल्ली का उदाहरण दिया, वो निपटा दिए जा चुके हैं, और अब तो वो एक उत्सव सा माहौल या कुछ उस पर कार्यक्रम भी अपनी सफलता पे करना चाहते हैं। तो उसके आगे ही चर्चा को जारी रखते हैं। जस्टिस PC अग्रवाल साहब, किस तरह से जो मध्यस्थ, आप भी सुप्रीम कोर्ट के उसमें सेंटर में मध्यस्थ हैं, किस तरह की योग्यता देखी जाती है? क्या इसमें वकील ही होते हैं या अन्य क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों को भी इसमें शामिल किया जाता है? इसमें क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो पैनल बना है उसमें तो जनरली एडवोकेट्स ही हैं, तो पूर्व न्यायाधीश रहे हों, पहले से सामाजिक कार्यकर्ता रहे हों, जो वकील, जिन लोग जो इसमें इंटरेस्ट रखते हों, उनको उन्होंने अपॉइंट किया है। वैसे ऐसी कोई विशेष ऐसी जरूरी नहीं है कि यही वो हो। और जहाँ तक हमारे डॉक्टर सुधीर जैन जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मध्यस्थता बहुत अच्छा एक संस्थान है, इसमें कोई शक ही नहीं है, नहीं तो मैं स्वयं ही नहीं इसमें ज्वाइन करता। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा है।
लेकिन उसकी भी एक लिमिट है और एक सीमा है। वो जो है ना, दे शुड नॉट गो बियॉन्ड लॉ। कानून से बाहर तो नहीं जा सकते ना। जिन अपराधों में समझौता हो ही नहीं सकता उनमें तो नहीं होगा। और फिर किसी भी ये कि यानी जिसको कहते हैं कि दया भावना में या उसमें तो कानून नहीं चलता। बिल्कुल सही बात है। हाँ, कानून जो है दया भावना। अब इसमें क्या है, पहले से मैरिज नहीं है उनकी, आज भी मैरिज का कोई सवाल नहीं है। अब किस वजह से उन्होंने भेजा, वो ये कहते हैं कि जो बच्चे का क्या होगा, बच्चा तो बिना बाप का बेटा रह गया। ये अब ये जरा अजीब तर्क है। ये हमारे समाज की वो पितृ सत्तात्मक हाँ, सोच का एक नजरिया है। ये पितृ सत्तात्मक और लेडीज को कमजोर और मतलब वैसा समझने का है। जो पुराना जो विचार था कि लेडीज और जैसे कि गाय भैंस या फर्नीचर होता है उस तरह की स्थिति है, उस तरह की स्थिति बना रखी है। ये अपने आप में गलत है। तो पूनम काले जी, जैसा अगर हम चर्चा लें मध्यस्थता केंद्र में, अगर आप इस वाले मामले को हम छोड़ देते हैं, जैसे मैट्रिमोनियल केस का उन्होंने बताया कि उसका कितना सकारात्मक परिणाम निकला है, उसमें एक जैसे हम बार बार 490A या उन पर सवाल खड़े करते हैं कि देखिए इसका कन्विक्शन नहीं होता है, तो उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि जब वो ऐसे मामले आते हैं उसके बाद जो एक पार्टी जो है वो इतनी पीछे पड़ जाती है लड़की वालों की तरफ कि वो आप सेटलमेंट कीजिए, आप मामले को निपटाइए कोर्ट से, तो उसमें इस तरह का प्रश्न हो सकता है। इसमें सकारात्मक में कई तरह के फर्जी मामले भी इसमें आते हैं, लेकिन इस तरह का भी है कि आप दबाव बना के उसमें निपटारा कर देते हैं, कानून की नज़र में तो वो आगे बढ़ा ही नहीं मामला। नहीं, देखिए मीडिएशन में भी डॉक्टर साहब ने ये बताया कि यहाँ पर कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है, ये वही फैसला होता है जो दोनों मिलकर के करते हैं। हम उनको सिर्फ मदद करते हैं एज ए मीडिएटर। हमारे को कहीं उनको कहीं थोपना नहीं होता, अपना कोई फैसला नहीं होता, ना कि हम ना तो जज हैं। हम एक उनको फैसिलिटेट करते हैं, उनको मीडिएट करते हैं, ताकि देखो वो दोनों जने अगर बैठने लायक होते पहले से तो वो बैठ ही जाते। इसलिए हम सिर्फ उनको मदद करते हैं ताकि चलिए मैं जानूंगा आपसे कि किस तरह की मदद आप लोग करते हैं और किस तरह के भाव आपके रहते हैं या किस तरह के सवालात आपके उन लोगों से रहते हैं जो आपको पूरे मामले को निपटाने में मदद करते हैं। अभी हमारे साथ कार्यक्रम में हमारे पहले दर्शक जुड़े हैं केशव गर्ग पंजाब से। केशव, पूछे अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार। मैं पहले तो सभी पैनल मेंबर्स को इंक्लूडिंग यू आपको गुड इवनिंग कहता हूँ जी। सर, ऐसे मेरी एक सुजेशन है कि मैं आपका यूजुअली प्रोग्राम देखता हूँ कि जो भी आप मतलब के पैनलिस्ट बिठाते हैं उनका कृपया मतलब कांटेक्ट नंबर दे दीजिए, क्योंकि इसके बाद तो वो कभी कांटेक्ट हो नहीं पाते। किसी की कोई क्वेरी हो सकती है। मैं सीनियर सिटीजन हूँ, मैं लॉ स्टूडेंट भी हूँ अभी भी, स्टिल आई एम स्टडिंग लॉ। मैंने बहुत इनको सुप्रीम कोर्ट को और एजेंसीज को लिखा है, ये कह रहे हैं कि पेंडेंसी बहुत है इंडिया में। 3.19 करोड़ अभी पिछले अप्रैल में बताई थी। मैंने कहा कि हम ऐसा मॉडल आपको देते हैं जिससे पेंडेंसी भी खत्म हो जाएगी, फ्यूचर जनरेशन भी नहीं होगी। केशव जी, आज का जो अपना विषय है वो मेडिएशन के बारे में आपको बता रहा हूँ कि मतलब के जो आर्बिट्रेशन है, जो मेडिएशन है, उस पे हम मतलब के जो सोसाइटी के अगेंस्ट केसेस हैं, अपराध है, उसमें तो मेडिएशन नहीं कर सकते। कल को तो फिर क्या करेंगे कि डेकॉइटी में भी कर लो, मर्डर में भी कर लो, जैसे मैडम ने और दूसरे पैनल वालों ने बताया है। तो ये मतलब कि हर आर्बिट्रेशन और मेडिएशन बहुत अच्छी चीज है। जैसे चेक बाउंसेस केस हैं और हैं, उनमें चल सकता है, लेकिन हर में नहीं चल सकता। जो क्राइम्स सोसाइटी के अगेंस्ट हैं उनमें नहीं हो सकता सर। चलिए, जैन साहब सुझाव उनका अच्छा है, वो हर उसका अब नंबर देना तो किसी की व्यक्तिगत निजता का उल्लंघन है, ये तो संभव शायद नहीं हो पाए। नहीं हो डॉक्टर सुधीर जैन साहब, एक तो जैसे मैं जस्टिस अग्रवाल साहब से पूछ रहा था कि योग्यता के क्या पैमाना होता है, क्या न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग ही इसमें मध्यस्थ बनाए जाते हैं, वो साथ में जो दूसरा मेरा बिंदु था, आप किस तरह से मामले को लेते हैं, किस तरह से उनसे क्या बातें करते हैं, किस तरह का माहौल रहता है। देखिए, मैं पहले प्रश्न के जो आपका जो उत्तर है उसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो हमारे माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो रिटायर्ड ऑनरेबल जजेस हैं वो मीडिएटर हो सकते हैं। जो हायर जुडिशरी के जो ऑफिसर्स हैं, जिनको हम डिस्ट्रिक्ट जज या एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कहते हैं, वो मध्यस्थ हो सकते हैं। दिल्ली के अंदर जुडिशियल ऑफिसर भी मध्यस्थ के रूप में काम कर रहे हैं। और फिर जो अधिवक्ता गण, जो एडवोकेट हैं, जिनकी 10 से 15 साल के बीच में प्रैक्टिस या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में, वो मध्यस्थ बन सकते हैं। मध्यस्थ बनने से पहले 40 घंटे का जो हमारी मीडिएशन एंड काउंसिलिएशन कमेटी, जो सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, जिसके आजकल चेयरमैन एक सुप्रीम कोर्ट जज साहब हैं, उसके मापदंड के हिसाब से 40 घंटे का गहन प्रशिक्षण लेना बहुत अनिवार्य है। बिना प्रशिक्षण के आप मीडिएटर नहीं बन सकते।
दूसरे प्रश्न के उत्तर में मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पक्षकारों के जो केसेस मीडिएशन में आते हैं हम उसको कैसे लेते हैं। देखिए, मध्यस्थता एक पूरी प्रक्रिया है, ऐसा नहीं है कि कभी कुछ कर दिया कभी कुछ कर दिया। ये बिल्कुल जैसे जुडिशियल प्रोसेस होता है ऐसे एक मीडिएशन प्रोसेस भी होता है। जब पक्षकार आते हैं हम पक्षकारों का स्वागत करते हैं, अपने बारे में बताते हैं, उनको मध्यस्थता प्रक्रिया के बारे में समझाते हैं, एक मध्यस्थता की क्या भूमिका होती है, और जो सबसे बड़ी जो बात जो मध्यस्थता के साथ जुड़ी हुई है, जो गोपनीयता है, वो हम उनको उनके बारे में बताते हैं। फिर दोनों पक्षकारों से हम इकट्ठे बैठा के बातचीत करते हैं, ये जानने के लिए कि उनका केस क्या है, उनकी झगड़े की वजह क्या है, उनके व्यक्तिगत हित क्या हैं, और फिर हम उनसे अलग अलग बात करके ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने झगड़े का निपटारा अपने हिसाब से, अपनी मर्जी के हिसाब से किस रूप में और कैसे करना चाहते हैं, जिसको हम सिंगल सेशन बैठते हैं। सिंगल सेशन में हम लोग बार्गेनिंग और नेगोशिएशन दोनों पक्षकारों के बीच में कराते हुए और एक ऐसे समझौते की तरफ से ले जाते हैं जो समझौता जो दोनों पक्षकारों का ही पैदा किया हुआ होता है। वो समझौता मध्यस्थ का नहीं होता, न्यायाधीश का नहीं होता, कोर्ट का नहीं होता, दोनों पक्षकारों का अपना समझौता होता है, जिसको कि वो हर कानूनी रूप से सोच समझ के, और ये बात अग्रवाल साहब की ने कहा, अभी बताया जैसे कि जो समझौता है वो कानूनी रूप से ठीक होना चाहिए। हम एक गैर कानूनी समझौता नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम उन केसेस में मध्यस्थता कर रहे हैं जो केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो दोनों पक्षकारों को, और एक मैं आपसे जो बहुत अच्छी बात कहना चाहूँगा कि एक मध्यस्थता एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें दोनों पक्षकारों को अपना फैसला लेने का, खुद लेने का अधिकार है। ना ये जुडिशियल प्रोसेस में है, ना आर्बिट्रेशन में है, ना लोक अदालत में भी इतना नहीं होता है, ना और किसी भी ऐसी प्रक्रिया में है। तो मध्यस्थता एक बहुत ही सरल उपाय है जहां दोनों पक्षकार अपनी मर्जी से अपना पक्ष का, अपने विवाद का, अपने केस का निपटारा बहुत ही डेमोक्रेटिक ढंग से करते हैं। अभी हमारे साथ एक दर्शक और जुड़े हैं, मधुसूदन दत्ता हैं दिल्ली से। मधुसूदन, पूछे अपना सवाल। हाँ सर, नमस्कार सबको, गुड इवनिंग। नमस्कार जी। हाँ, मेरा सवाल अग्रवाल साहब से, जो जस्टिस अग्रवाल साहब से, उन्होंने मैं ये कहना चाहता हूँ, दिल्ली के अंदर 3 साल पहले एक व्यक्ति के कनपट्टी पर गोली मारी गई। गोली मारने के बाद उस 3 साल पहले ये आया फैसला, कनपट्टी पे पहले गोली मार दी गई। गोली मारने के बाद कुछ व्यक्ति अरेस्ट हो गए। अरेस्ट होने के बाद ट्रायल चला। ट्रायल में कंप्लेंटेंट ने जाके अपनी एविडेंस दे दी, हाँ मेरी कनपट्टी पे गोली मारी गई है, और उसके बाद 3 को दोषी करार दे दिया गया। 3 व्यक्ति को दोषी करार देने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल भेजने के बाद जब सजा का नंबर आया तो उस पर 4 डेटें दी गई जज साहब ने, हर 4 दिन के बाद 4 डेट, हर 4 दिन के बाद 4 डेट, 4 डेटें दिन के बाद डेटें दी गई, 4 बार डेटें दे दी गई। उसके बाद फिर अचानक कंप्लेंट आता है विदाउट नोटिस कोर्ट के अंदर और कहता है जी मेरा इनसे समझौता हो गया, इन्हें माफ कर दिया जाए। कोर्ट जज साहब उन्हें माफ कर देते हैं। भाई अंडरग्राउंड, एक ने 23 दिन गुजारे होते हैं जुडिशियल कस्टडी में, एक ने 30 दिन और एक ने 1 साल गुजारा होता है क्योंकि वो बेल पे बाहर आया होता है। तो कहते हैं जी 2 लाख रुपया दे दो इस कंप्लेंटेंट को और 10-10 हजार रुपया सरकार के कोर्ट के फाइन के लिए दे दो। उसी समय हाथों हाथ वो 2 लाख रुपया देते हैं और 10-10 हजार रुपये जो फाइन होता है वो जमा कराते हैं और सेम डे वो जेल से बाहर आ जाते हैं। ये सारा मामला जब अखबार में आता है, अखबार में देखने के बाद में ये सारे ऑर्डर निकलवाने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट को लिखता हूँ और उसके बाद डायरेक्टर और प्रोसिक्यूशन को लिखता हूँ। ये सारा हालात लिखने के बाद डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की नींद खुलती है और वो फिर दोबारा से इसमें आरटीआई के, जब मैंने पूछा क्या हुआ मेरी कंप्लेंट पे, तो उन्होंने कहा कि ये तुम्हारी कंप्लेंट आते ही वो सरकारी वकील पे दी गई थी जिसने कहा कि ये अपील के लायक नहीं है। दोबारा उन्होंने कहा विचार करो, तो उन्होंने कहा ये अपील के लायक है। फिर दिल्ली सरकार का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है उसके पास गई, उसने मना कर दिया कि अपील दायर नहीं करनी और उसके बाद दिल्ली हाई कोर्ट भी खामोश बैठ गई। अब बताइए, नॉन कंपाउंडेबल ऑफेंस था, 307 के तहत 10 साल की सजा थी, कनपट्टी पे गोली मारी गई थी। फिर मैंने कहा भाई गरीब आदमी कैसे देगा 2 लाख रुपया, अगर गरीब आदमी को दोषी आपका मधुसूदन जी, आपका सवाल हम समझ गए हैं। हम अब चूंकि आपने जस्टिस अग्रवाल साहब से जानना चाहा था, जिस तरह के तथ्य आपने बताए हैं उन फैक्ट्स में वास्तव में ऐसे मामलों में मध्यस्थता नहीं होनी चाहिए थी और ना ही ऑलरेडी अंडरग्राउंड पे छोड़ा जाना चाहिए था। ऐसा तो यह है कि मतलब अटेम्प्ट टू मर्डर के मामले में बाद में व्यक्ति समझौता कर ले तो उसका सजा कम हो जाए या उसको छोड़ दिया जाए, ये गलत है। इसका तो मतलब यह है कि अपराध को परचेज कर लिया गया। यानी पुराना किस्सा है कि किसी
अपराधी ने किसी लेडी के प्रति कुछ बदतमीजी की थी, तो पंचायत बैठी उस पर, पंचायत बैठी तो उसने कुछ दंड कर दिया, तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। उसने वो जमा किया, दोबारा उसी तरह की बदतमीजी की कि एक बार बदतमीजी करने की कीमत मेरे को ये देनी पड़ी है, मैं तो आम प्लीज, मैं दोबारा भी करता हूँ, आई डिपॉजिट दैट अमाउंट। तो ये जो गलत है अपने आप में, जैसा भी हुआ है। और जो आप बता रहे हैं कि दिल्ली यानी स्टेट ने उसमें अपील की अनुमति नहीं दी, तो दिल्ली स्टेट का फैसला भी गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो अग्रवाल साहब, आप को दर्शकों का अनुभव है, अगर मान लीजिए हम इनकी बात को सच मान लें, जो इनकी बात है, इनके नजरिए से हम सोचें और ऐसा हुआ अगर, तो ये आगे कर क्या सकते हैं? ये तो मतलब इनने किया जो भी, अब इसके आगे फिर दिल्ली हाई कोर्ट, दिल्ली उसने नहीं किया, देन ही कुड हैव एक्चुअली गॉन फर्दर। अब ये ही इज नॉट पर्सनली इंटरेस्टेड, इसलिए अपील पर्सनली इंटरेस्टेड तो इस केस में है नहीं है, तो नाइदर ही इज ए कंप्लेनेंट नॉर ही इज एन एक्यूज, तो ये मूव तो नहीं कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए अगर ऐसे मामले में एक हम समाज के जागरूक नागरिक के होने के नाते अगर हम ये सब देख रहे हैं और हमें लगता है कि न्याय संगत नहीं हुआ है, यहाँ पे जो संविधान या कानून की बातें नहीं मानी गई हैं, ऐसे में मैं एक जागरूक नागरिक होने के नाते, या मैं या कोई भी कुछ करना चाहे तो वो क्या कर सकता है? कानूनी प्रक्रियाएं क्या कहती हैं? इन्होंने तो किया, इनको सपोर्ट नहीं मिला, मान लीजिए यहाँ तक सहयोग नहीं मिला, तो आगे भी कुछ हो सकता है? आगे सुप्रीम कोर्ट वगैरह जाते शायद कुछ हो जाता। अच्छा, फिर ये एबरेशंस हैं, ये गलतियां हैं, दिस इज नॉट द नॉर्मल लॉ, नॉर्मली ऐसा नहीं होता है। मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो ऐसे में क्या कर सकता है? जैसा इन्होंने किया, ही ट्राइड टू एक्चुअली गो टू द चीफ जस्टिस, ही वेंट टू स्टेट गवर्नमेंट नहीं एग्री किया। अब जब कोई एग्री नहीं कर रहा है और कोई अपना कर्तव्य पूरा नहीं करना चाहता है, तो फिर पब्लिक क्या करेगी? तो ऐसे में जो पीआईएल जैसी एक व्यवस्था रहती है, पीआईएल की जा सकती थी, अब मान लीजिए वो भी खारिज हो जाए, यानी काफी जुआ जैसा तो है जुडिशियल प्रोसेस, लेकिन न्यायपालिका भी पूरी तरह से नाप तोल लेती होगी कि कौन से ये मामला कितना आगे ले जाने लायक है। बहुत बार नहीं भी हो पाता है, दोनों बातें दोनों है। मैं एक चीज जानना चाह रहा था जस्टिस अग्रवाल आपसे, जैसे कि जैन साहब ने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि मध्यस्थता जो केंद्र हैं या मध्यस्थ जो चुने जाते हैं, वो उनके पास न्याय देने का, सुनने का, इनका दर्शकों का अनुभव रहता है, जिसमें न्यायाधीश जो हैं उच्च न्यायालय के हों और बाकी जो अधिवक्ता लोग रहें, वो जिनको इस तरह के मामले रहते हैं। आप लोग जब मध्यस्थता कराते हैं दो पार्टियों के बीच में और वो आपके सामने बैठते हैं, तो आप क्या अपने पुराने अनुभवों के आधार पर इन सब चीज़ों का वो आपको फायदेमंद देती है? या जहां तक बनता है, हम अपनी पर्सनैलिटी उन पे इम्पोज नहीं करते, हम उनको स्वयं सोचने का मौका देते हैं और उनको मतलब उनके जो हिडन जो हैं मोटिव्स हैं, या उनको समझ करके और उनको यानी हेल्प करते हैं। समझौता तो वो खुद ही करते हैं, लेकिन कोई भी समझौता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट लॉ तो नहीं हो सकता। जैसा हमारे डॉक्टर जैन साहब ने बताया, कोई भी समझौता अगेंस्ट लॉ नहीं हो सकता, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट अगेंस्ट लॉ नहीं हो सकता। जब कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, और तो समझौता क्या है? समझौता इज ऑल्सो ए कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता है तो समझौता भी नहीं हो सकता। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं योगेश महाराष्ट्र से। योगेश जी, पूछे अपना सवाल। सर, मैं बॉम्बे से बात कर रहा हूँ। जी योगेश जी, पूछे अपना सवाल। बॉम्बे से बात कर रहा हूँ सर। ये जो डिस्कशन चल रहा है, ये बहुत अच्छी बात है, मेरे मन की बात छीन ली गई है जी। मैं भी यही चाहता था कि ये जो पार्टियां हैं वो अपने अपने वकील रखें, जिसमें समझौता, अगर वहां समझौता हो जाता है दोनों वकीलों के सामने, इट इज वेल एंड गुड, दैट विल बी अकॉर्डिंग टू लॉ। और अगर समझौता नहीं होता है तो कोर्ट का समय नहीं बर्बाद करते हुए जो एडवोकेट्स हैं, दे आर ऑल्सो ऑफिसर्स ऑफ कोर्ट, ये वहां उनसे सारे एविडेंसेस मंगाएं, कोर्ट का समय बर्बाद नहीं करें, सारे एविडेंसेस इनके पास में कलेक्ट हो जाएं, उसके बाद ये सीधे जज के पास जाएं और जज अपना डिसीजन विद इन हाफ एन आवर और विद इन हाफ डे के अंदर उनको देखे और दैट विल बी ओवर। ये बार बार की तारीखों का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, गिव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी टू लॉयर्स। बिल्कुल। पूनम कालिया जी, जो सुझाव अभी आया योगेश जी की तरफ से, उसे किस तरह देखते हैं?
देखिए, मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो टोटली उसमें कहीं पर भी एविडेंस नहीं, कहीं पर कोई फाइल नहीं, क्योंकि एक न्यूट्रल पर्सन है जिसको कोई मतलब लॉ के लिए ये पावर नहीं दी गई कि आप जजमेंट दोगे। फॉर एग्जांपल अब लॉयर्स की बात है, लॉयर तो अपना अपना केस पक्ष रखते हैं। अब वो जो दोनों पक्षों ने अपना पक्ष रखना है तो वो अपनी एविडेंस क्रिएट करके खुद ही थोड़े लेकर जाएंगे, उसमें क्रॉस एग्जामिनेशन भी होना है। अगर फॉर एग्जांपल एक पार्टी का जो भी उसने एविडेंस क्रिएट किया है, क्रॉस एग्जामिनेशन के लिए भी कोई चाहिए, जो लॉयर जुडिशरी में कोई चाहिए, क्योंकि मेरे सामने अगर वो ऐसे ये करते हैं तो मैं पार्टी बन जाती हूँ उसमें, और एज ए मीडिएटर मैं पार्टी नहीं बन सकती। तो मीडिएटर का रोल बहुत क्लियर रोल है कि आपने सिर्फ उनके बीच में मध्यस्थता करनी है, उनको हेल्प करना है, ताकि वो लोग जो भी उनके मन की कुंठा है या जो उनके मन में जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको किसी तरह से ख़त्म करके अगर वो रीसेटल कर सकते हैं, रिकनसाइल कर सकते हैं, तो उनको एक कर देना, अगर मैट्रिमोनियल केस है तो। ऐसे वाले मामलों में जैसे आपने अभी बताया कि दोनों के दो व्यक्ति हैं, कोई विवाद हुआ था तो उनके मन में कोई ऐसी बात रही, विद्वेष रहा होगा। अब ऐसे में एक मध्यस्थ होने के नाते आप उसको निपटाने की कोशिश करती हैं, तो उनके मनोभाव जानने के लिए क्या आप उनसे अलग अलग भी मुलाकात करती हैं, जो सारी मुलाकातें होती है वो दोनों के? बिल्कुल बिल्कुल, हम एक्चुअली ऐसा होता है, जैसे कि अब एक देखिए, कई बार तो ऐसी सिचुएशन होती है कि दोनों जने एक दूसरे की शक्ल भी देखना नहीं चाहते पहले दिन, तो ऐसा ऐसा हम उनको इस तरह लाते हैं कि तक आके एटलीस्ट आंखों से आंखें मिला करके वो बात कर सकें। और कुछ दिनों के बाद तो कई बार ऐसी सिचुएशन हो जाती है कि वो हाथ भी पकड़ लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, इनको मदद करनी पड़ती है और मदद करके इनको खोलना पड़ता है। और जब ये खुल जाते हैं, अब बेसिकली क्या होता है, जो अंदर भरा होता है, जो निकल नहीं पाता, वो हम मदद करके निकालते हैं। और वो फिर हम कहते हैं कि आप आमने सामने का कोई ग्रीवेंसेस है, मुझे जो बता रहे हो आप, बेटर है कि आप एक दूसरे को बताओ, और उनका आप पहले मन खोलते हैं कि भाई आप उसकी बात को ना 1 मिनट के लिए खुद समझ के देखना कि मैं वो हूँ। अगर लेडी बोल रही है तो हम मेल को बोलते हैं कि आप समझ लो कि मैं वो हूँ, उसकी जो ग्रीवेंसेस हैं वो सुनो, वो बन के, और ऐसे उसको भी हम यही बोलते हैं कि आप भी ऐसे करके समझो। तो वो इस लेवल तक आ जाते हैं। बहुत रेयर केस होते हैं जहाँ पर कि लेवल नहीं आ पाता, अदरवाइज हम लोगों ने कई ऐसे घर बसाए हैं। बिल्कुल, ऐसे में मामला घर बच जाए वो बहुत बड़ी बात होती है। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, अजय कुमार बिहार से है। अजय जी, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार, मैं अजय कुमार सिंह, अररिया, बिहार। जी पूछिए सर अपना सवाल। आप सबों को मेरा नमस्कार। मेरा कहना यह है कि मध्यस्थता तो बहुत अच्छा कानून है। मध्यस्थता के द्वारा अगर कानून का किसी भी मामले का समाधान किया जाता है तो बहुत अच्छा है। लेकिन जैसा कि हमारे विशेषज्ञों ने बताया कि मद्रास हाई कोर्ट का एक फैसला आया जिसमें कि दुर्लभ अपराध जो है उसमें मध्यस्थता के माध्यम से निपटारा करने का बात कहा गया। हम देखते हैं कि समाज में जो है मध्यस्थता को लेकर समाज में पंचायत कर लोग जो है सीरियस अपराधों को भी मध्यस्थता के सहारे निपटाते हैं, जो कि अपराधियों का मनोबल बढ़ता है। तो क्या ऐसे में आवश्यकता नहीं है कि इस विषय पर भी गंभीर चिंतन किया जाए कि मध्यस्थता और पंचों से संबंधित कुछ ऐसी व्यवस्था की जाए कि इसका दुरुपयोग न हो और अपराधियों का मनोबल न बढ़े। चलिए, आपकी बात को हम समझे और अभी ब्रेक का समय हुआ है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो आपके इस बिंदु के साथ अपनी चर्चा को आरंभ करेंगे और साथ में जैन साहब से समझने की कोशिश होगी किस तरह से इस मामले में आगे बढ़ा जाता है। ब्रेक के बाद लीगल पॉइंट में आपका स्वागत है। कार्यक्रम में आज हम चर्चा कर रहे हैं मध्यस्थता से समाधान। मध्यस्थता मतलब ऐसे मामले जो न्यायालय के विचाराधीन होते हैं और उसे सम्मानित जो जज होते हैं वो समझते हैं कि ये मामला या विवाद जो है वो मध्यस्थता के जरिए निपटाया जा सकता है, तो उसे वो मध्यस्थता केंद्रों के पास भेजते हैं। और वहाँ पे जैसे कि हमारे विशेषज्ञों ने समझाया कि वो दोनों पक्षों को बैठाकर उनकी बात सुनते हैं, या ऐसी ज़रूरत अगर होती है तो उनसे अलग अलग भी बात की जाती है और उन्हें समझाने की कोशिश होती है एक दूसरे का नजरिया कैसा है, और ऐसे में मामला निपटाने की ओर आगे बढ़ता है। डॉक्टर सुधीर जैन साहब, जैसे हमारे आखिरी कॉलर बिहार से राजेश जी, उनकी भी जो सवाल या सलाह थी उस पर मैं आपकी राय जानना चाहूँगा। साथ में मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा, जैसे कि अब बात हो रही थी कोई मामला, कोई एक सामान्य केस चल रहा है, जैसे आपने बताया कुछ एक क्रम है, ऐसे मामले को ही मध्यस्थता केंद्रों में भेजा जाता है, उसे हम मध्यस्थता केंद्र में भेजते हैं, तो यहाँ वहाँ पे सिर्फ एक मध्यस्थ होता है या फिर उनके वकीलों की संभावना भी वहाँ रहती है, या पूरी प्रक्रिया क्या है? या ऐसे कोई मामले भी जो कोर्ट के विचाराधीन ना हो या कोर्ट के विचाराधीन हो और वहाँ जज साहब ये ना समझे कि ये भेजना नहीं भेजना, अगर दोनों पक्षों में ऐसी बात हो जाती है कि हम दोनों मध्यस्थता करना चाहते हैं, तो वो भी सीधे तरह पे जा सकते हैं? देखिए, आपने बहुत ही अच्छा सवाल किया है और इन सवालों का अगर उचित संदर्भ में अगर जवाब दिया जाए तो मेरे ख्याल से कि मध्यस्थता के बारे में पब्लिक का जो आम जनता है उसका बहुत विश्वास बढ़ेगा। पहले जो कॉलर के जो सवाल थे उनके जवाब में मैं एक लाइन ही कहना चाहूँगा कि मध्यस्थता का मतलब अपराधियों का मनोबल बढ़ाना नहीं है। मध्यस्थता का मतलब है कि जो क्रिमिनल केसेस, जैसे जस्टिस अग्रवाल जी ने बताया है
जिनको कि कानूनी रूप से समझौते में मान्यता है, जिनको हम क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेस कहते हैं, उन केसेस में हम मध्यस्थता करते हैं। और दोनों पक्षकार अगर दोनों राजी, अगर क्योंकि क्रिमिनल केसेस में जो मीडिएशन होता है वो मीडिएशन होता है विक्टिम और एक्यूज के बीच में। अगर वो दोनों पक्षकार तैयार हैं, दोनों पार्टीज तैयार हैं और बिल्कुल न्यायपूर्वक और न्याय संगत अगर समझौता हुआ है, तभी हम उस केस में मीडिएशन कराते हैं। दूसरा सवाल जो बहुत ही अच्छा सवाल है कि जो मैं समझता हूं कि आपका जो मुख्यतः जो प्रश्न है कि वो इस बात से संबंधित है कि मध्यस्थता में कि वकीलों की, एडवोकेट्स की भूमिका क्या है। देखिए, अगर हम कई बार हम ये कहते हैं कि मध्यस्थता में केस को रेफर किया गया है, मगर हम उचित संदर्भ में देखें तो ये केस नहीं बल्कि पार्टीज और पक्षकारों को मध्यस्थता केंद्र में मध्यस्थता के लिए भेजा जाता है, क्योंकि उस मध्यस्थता केंद्र में ना तो कोई आर्ग्यूमेंट होते हैं, ना एग्जामिनेशन है, ना कोई विटनेस होता है, ना डॉक्यूमेंट्स, ना कोई जुडिशियल रिकॉर्ड होता है। जो पक्षकार अपनी सूचनाएं, अपनी जानकारी अपने आधार देते हैं, उसी आधार पर हम समझौते के लिए लेके जाते हैं। तो दोनों पक्षकारों को बिठाकर, जैसे मैडम कालिया ने भी बताया, उनकी राय जानकर, उनकी बातों को सुन के, उनके झगड़े की पृष्ठभूमि क्या है, उनके व्यक्तिगत हित क्या है, वो अपने समझौते को किस रूप में खत्म करना चाहते हैं, हम उसकी तरफ लेके जाना चाहते हैं। देखिए, मध्यस्थता केंद्र में और मध्यस्थता प्रक्रिया के दौरान वकीलों का स्वागत है। मध्यस्थता के वकील आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। जबकि जो मेरा अपना अनुभव है, जब मैं मध्यस्थता में जब खुद शुरू करता हूं तो मैं पक्षकारों से ये पूछता हूं कि आपके वकील साहब कहां हैं, क्यों मध्यस्थता के अंदर जो वकील, जो एडवोकेट्स हैं, जो लीगल फ्रेटर्निटी हैं, उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही क्रिएटिव, रचनात्मक, सेंट्रल और पॉजिटिव और इनोवेटिव है। अगर हमें मध्यस्थता को अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में, अपने कोर्ट में लागू करना है तो उसमें वकीलों की भागीदारी बहुत जरूरी है। चलिए, अभी हमारे साथ कॉलर जुड़े हैं, चंदन, उनसे बात कर लेते हैं। चंदन, पूछे अपना सवाल। नमस्ते सर जी। नमस्कार, पूछे अपना सवाल सर। अब मेरी पत्नी का मेरा डोमेस्टिक वायलेंस चालू है महाराष्ट्र के चालीसगांव कोर्ट में। मैंने पहले अर्जी दी थी मध्यस्थी के लिए, लेकिन मेरे ससुर जी ने मेरी बीबी को वहां आने ही नहीं दिया। मैंने और दूसरी बार मैं वहाँ अर्जी कर सकता क्या? और मेरे जो ससुर जी है मेरे को डोमेस्टिक इसके लिए पैसा मांगते हैं कि वहाँ तुम्हारी उनकी बेटी को लाऊंगा तो मेरे को पैसा तो पहले ऐसा बोलते। मैं उनके ऊपर कुछ कर सकता क्या? और मेरी छोटी बच्ची है 3 साल की, मैं अगर उसको मिलने को जाऊं तो उसको मारते हो, उसको वो अभी देख नहीं सकते अच्छी तरह से। मैं इसके ऊपर कुछ कर सकता हूँ? चलिए, हमारे साथ जस्टिस पीसी अग्रवाल साहब है, दर्शकों का अनुभव है, उसे पूछते हैं। बात यह है कि मुकदमा होने के पहले भी मीडिएशन सेंटर में व्यक्ति आकर के अपने मामले को सुलझा सकता है। प्री लिटिगेशन मध्यस्थता भी संभव है और विदेशों में ऐसा होता भी है। अभी हमारे यहाँ कम इसको वो हुआ है। यानी अगर कोई हमारे में कोई परस्पर विवाद है जो हम जानते हैं कि हो सकता है कल जाके बड़ा हो सकता है, ऐसी स्थिति में हम अगर ये समझे एक जागरूक नागरिक होने के नाते या अपने परिवार को या समाज को के सही नजरिए में कि हमें इस विवाद को कहीं बैठ के मध्यस्थता केंद्र में जहाँ पे एक अनुभवी पूर्व न्यायाधीश या वकील बैठे हैं जिनको पास अनुभव है निपटाया जा सकता, हम उनसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। और एक बात और भी है, कुछ देशों में प्राइवेट मध्यस्थ भी हैं, पर्टिकुलरली यूएस में, इंग्लैंड में और भी कई देशों में जो ऐसे मध्यस्थ हैं जो मध्यस्थता की फीस लेकर के वो प्राइवेटली भी मध्यस्थता करते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि मतलब मध्यस्थता केंद्र में ही जाया जाए, तो ये तो संभव है। चलिए, इस बात को लेकर पूनम जी के पास आऊंगा, उससे पहले मैं एक चीज आपसे जान लेता हूँ। जैसे बात हो रही थी कि 2 पक्ष बैठे हैं, उसमें जैन साहब ने बताया कि वकीलों का भी स्वागत रहता है क्योंकि वो भी एक न्यायपालिका का अटूट अंग है और ऐसे में वो समाधान के तौर बढ़ सकते हैं। हम मंशा को कैसे जानेंगे कि किस तरह से आप जैसे उसमें मध्यस्थ जो है वो इतने अनुभवी लोगों को जो रखा गया है उसके पीछे शायद औचित्य यही रहा होगा कि वो लोग इतने अनुभवी हैं, उनको इतने सालों का तजुर्बा है कि फेस रीडिंग या इस तरह के हाव भाव से वो समझ जाते होंगे कि दोनों की पार्टियां कैसे। अब ऐसे में जैसे मंशा है वो अगर मान लीजिए कोई बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति का है या फिर उसकी मंशा ज्यादा अच्छी नहीं, तो क्या ये सब बातें आप बात करने से समझ में तो आ ही जाता है कि क्या अर्थ है। दूसरी बात है, मध्यस्थता तभी संभव है जब दोनों पक्ष उसके लिए एक तरह से तैयार हों कि नहीं। मतलब यह है कि पहले तो वो चीज़ को समझने में स्थिति में हो। मान लीजिए आप वहाँ पे मध्यस्थ हैं
और आपके पास इतना जो तजुर्बा है सालों का, आप पाएंगे दोनों मध्यस्थता के लिए तो तैयार हैं, ठीक है, लेकिन इसमें जो दूसरा व्यक्ति है वो उसके इरादे ठीक नहीं है, तो क्या आप उस मामले को आगे कोर्ट के पास दोबारा भेज सकते हैं या फिर आप उसमें बंधे हुए हैं हाथ? सवाल यह है कि मध्यस्थता का सहारा सिर्फ इसलिए लिया जा रहा है कि सजा बच सके। अगर ये उद्देश्य है या इसलिए है कि हमारी अपील सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए आ जाए, जैसा कि बहुत बार हो रहा है, तो क्या है कि अदरवाइज जब लगा कि अब तो हमारी एसएलपी खारिजी होने वाली है तो वकील साहब ने बोल दिया कि मध्यस्थता को रेफर कर दिया जाए। तो बात असल में ये नहीं है, वो उनको नहीं है, नहीं चाहते हैं वो, कोई मध्यस्थता वगैरह नहीं चाहते। असल में दोनों का कॉपरेशन बड़ा जरूरी है और इस कॉपरेशन में एडवोकेट्स को भी भाग लेना आवश्यक है। तो एक अच्छी इंटेंशन के साथ जो आएंगे उनके साथ उनमें हो सकता है। दूसरी बात यह है कि भारत में व्यक्तियों की ये है कि अपना सोच कम रहता है, किसी दूसरे कहने में चलते हैं, यानी उनको कभी इंडिपेंडेंट अपनी थिंकिंग बहुत कम लोगों में होती है, वो दूसरे के प्रभाव में दूसरा जब कह दिया वो आगे बढ़ाएंगे। अभी हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, संतोष हैं कर्नाटक से। संतोष, पूछे अपना सवाल। नमस्ते सूरज जी। नमस्कार जी। हाँ सर, मेरा सवाल ये है कि जब आप अग्रीमेंट करवाते हैं तो एक बहुत अच्छी बात है, मध्यस्थता कराते हैं तो जी किसी सीनियर वकील या रिटायर्ड जज के द्वारा, तब के लिए दोनों पार्टी अगर बोल देती हैं हाँ हमें मंजूर है जो भी अग्रीमेंट है, बाद में उसे अगर तोड़ा जाए तो कानून में उनको क्या सजा ज्यादा मिलेगी? ठीक, जय साहब मैं आपके पास आता हूँ। जैसे उन्होंने कहा कि अब मध्यस्थता कराया जाता है, उस समय दो पक्ष राजी हो गए, ठीक है हम जो है तैयार हैं इसके लिए, आप लोगों ने मामले को निपटा दिया, उसके बाद उसी व्यक्ति के द्वारा जो क्राइम अपराध होता है वो दोबारा उसकी पुनरावृत्ति करता है, तो ऐसे में क्या सजा उसे मिलती है या दोबारा वो मध्यस्थता पे चला जाता है या और कठोर सजा का प्रावधान रखा गया है? देखिए, इसको दो भागों में, क्या वो लिखित होता है कहने का मतलब? दो भागों में बांटना पड़ेगा। अब देश के कानून के हिसाब से जो माननीय उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के जो फैसले हैं, एक बार समझौता हो गया, पक्षकारों ने अपनी मर्जी से समझौता कर लिया, उस पर अपने सिग्नेचर कर दिए और वो कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने उस समझौते को एक्सेप्ट कर लिया, तो जो एफकॉन जजमेंट, जो माननीय उच्चतम न्यायालय का जो लेटेस्ट जजमेंट है 2010 का, उसके हिसाब से ये फैसला जो है दोनों पक्षकारों पे, दोनों पार्टीज के ऊपर बाध्य है, वो दोनों से समझौते से अलग नहीं हो सकते। उस पर कोर्ट को पूरा अधिकार है कि उसके ऊपर डिक्री पास कर दे या सूट को डिस्पोज ऑफ कर दे। अगर किसी और मामले के अंदर अगर वो कोई अपराध करते हैं या कोई और ऐसा मामला करते हैं कि जो लगभग पहले मुकदमे जैसा ही है, तो उस पर यह जरूरी नहीं है कि पहला समझौता होने की वजह से उसको ज़्यादा सजा मिलेगी या उस पर ज़्यादा कैडी कानूनी कार्रवाई होगी। पहले वाला मुकदमा अलग था, यह मुकदमा अलग है, दोनों को कनेक्ट नहीं किया जा सकता। जस्टिस अग्रवाल, ये बिल्कुल बात सही है कि लेकिन समझौते भी चैलेंज होते हैं। समझौते फ्रॉड के आधार पे, मिसप्रेजेंटेशन के आधार पे, मिस्टेक के आधार पे चैलेंज किए जा सकते हैं। इसी तरीके से मीडिएशन सेंटर का फैसला भी फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन और मिस्टेक के आधार पर चैलेंज किया जा सकता है। लेकिन जो चर्चा का जो लवलुआब यह है कि जब हम मध्यस्थता के लिए बैठ रहे हैं तो हम अपने आप को भी देख लें कि जिस व्यक्ति से हम करने जा रहे हैं, जिस पर हमने आरोप लगाया है, वो अभी हम भाववेश में या भावनाओं में बहके तो उसके साथ मध्यस्थता नहीं कर रहे हैं, ये हम समझ लें। उसके बाद ये उतना आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। पहले हम समझ लें कि वो भविष्य में हमारे साथ उसका बर्ताव कैसा हो सकता है। कानून में सही व्याख्या है कि एक बार फैसला हो गया तो आप दोबारा जो इस तरह की घटना होती है तो आप चुके भविष्य में क्या करेगा कोई, ये तो बहुत मुश्किल है। पहली बार तो समझा, पहली ये अच्छा। दूसरी बात और भी है, दूसरी बात है कि पहली बार किसी ने अपराध किया और वो उसमें मध्यस्थता करा के और वो उसमें उसको एक्विटल मिल गया, जैसे जैन साहब का कहना है कि उसमें उसका एक्विटल हो जाएगा। अब दूसरी बार वही अपराध वो करता है, सही है कि उसका प्रीवियस कन्विक्शन नहीं है वो, लेकिन उसको ऐसा नहीं है कि न्यायाधीश को कम से कम ये ध्यान रखना चाहिए कि इसने पहले भी ऐसा ही किया था और अब ये दोबारा ध्यान रखना चाहिए या उसका खास हो। इस पे दो फर्क है। एक आपने जो बोला वो मौलिकता की बात है कि वो ध्यान रखना चाहिए, एक है कि नहीं होगा, नहीं ये ध्यान रखना चाहिए और ये सामान्य तौर पे ये लाया भी जा सकता है। कुछ कह रहे थे जस्टिस अग्रवाल जी की बातों पे जो ऐड करना चाहता हूं। देखिए, मध्यस्थता के जो मीडिएशन एंड कंसिलिएशन रूल हैं, जो सारे हमारे माननीय उच्च न्यायालय ने अपनाए हैं,
उसके अंदर एक बहुत बड़ी ड्यूटी है पार्टीज के ऊपर कि वो गुड फेथ में पार्टिसिपेट करें। और दूसरी चीज क्या है कि जो मीडिएशन का जो मुख्य जो कंपोनेंट है कि मीडिएशन का जो प्रोसेस है वो क्वालिटेटिव प्रोसेस है। अगर कहीं ये लगता है कि मीडिएटर को कि इस प्रक्रिया का मिसयूज या अब्यूज हो रहा है, वो तभी की तभी मध्यस्थता की प्रक्रिया को खत्म कर सकता है। मगर एक मध्यस्थता का जो समझौता, एक मामले का जो समझौता है, वो दूसरे मामले पर अफेक्ट नहीं कर सकता। पूनम जी, जो चर्चा हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे उससे मैं जोड़ना चाहूंगा, फिर आपकी भी राय इस विषय पर जानूंगा कि जैसे जस्टिस अग्रवाल साहब ने बताया कि हम अगर कोर्ट के अलावा भी मध्यस्थता केंद्रों पे का रुख कर सकते हैं अगर हमें लगता है कि हमें किसी मामले पे मध्यस्थता की जरूरत है। तो एक तो उस विषय पे आप अपनी राय भी रखना चाह रही है। साथ में जो एक बिंदु था ये था कि अगर मान लीजिए एक बार मध्यस्थता हो जाता है और उसी तरह का अपराध वो दोबारा वही व्यक्ति करे, तो उस विषय पर देखिए ऐसा है, जो प्री लिटिगेशन वाली मीडिएशन है दैट इज डिफरेंट, दैट इज बाय दिल्ली गवर्नमेंट। उसके जो सेल हैं वो भी अलग खुले हुए हैं। और जो ये कोर्ट में है, ये जो हम लोग जो सुप्रीम कोर्ट के अंडर आता है, इसके अंदर सिर्फ कोर्ट्स के अंदर जो मैटर्स पेंडिंग है वो रेफर किए जाते हैं। और एक जो दिल्ली गवर्नमेंट ने कई सेंटर दिल्ली में बनाया है, मुझे बाकी दिल्ली के इंडिया के बारे में नहीं पता कि और कहाँ पर है, बट दिल्ली में मुझे मालूम है कि 5-6 सेंटर हैं जिसके अंदर काफी पब्लिसिटी भी हो रही है उसी बात को लेकर। दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर काम शायद नहीं, दिल्ली पुलिस के अलावा भी अगर आप चाहें, कोई पड़ोसी लड़ रहे हैं या कोई हस्बैंड वाइफ का लिटिगेशन, इवन मैं भी, मेरे पास एज ए लॉयर जो केसेस आते हैं, तो मेरी भी पहली कोशिश ये होती है कि मैं प्री लिटिगेशन में उसकी एप्लीकेशन लगा करके पहले कोशिश करूंगी इन केस किसी भी तरीके से अगर समझौता हो सकता है तो हम कर लें। अगर वहां नहीं बन पाता देन आई प्रोसीड कि हमें आगे मैटर्स को बढ़ाना है। चलिए, अभी एक कॉलर हमारे पास जुड़ी है, संभव। हाँ सर बोले। आज की स्थिति में पुलिस भी मीडिएशन कराती है, बिल्कुल। यानी क्रिमिनल केस को दायर वो रजिस्टर करने के पहले वो कोशिश करते हैं कि दोनों में यानी अनावश्यक विवाद न बढ़े, और यानी उसको आज करते हैं। और दिस प्रोसेस इज एप्लीकेबल इन ये प्रोसेस भारत में भी लागू है। चलिए आज भी। अब समय का अभाव है, हमारे साथ अभी बीना जुड़ी है पंजाब से। बीना जी पूछे अपना सवाल। हेलो। हाँ जी सर, मैम पूछे अपना सवाल। हाँ, नाम बोल रही हूँ जी, पूछे अपना सवाल मैम। सर मैं ये बोल रही हूँ कि मैं मुंबई में रहती हूँ जी, और मेरे हस्बैंड ने गुजरात में मेरे पे डाइवोर्स केस फाइल किया हुआ है जी। और वो तो है ना विदाउट शादी किए, वो तो दूसरी लेडी के साथ रह रहा है कि फ्लैट में जी। फ्लैट उसके हस्बैंड के नाम का ही है जी, ठीक है। और मैं यहाँ पे मुंबई में हूँ, तो एक्चुअली मुझे, और जब यहाँ पे मुंबई में मैंने मेंटेनेंस का केस फाइल किया है, तो वो 1 साल से आते भी नहीं है मुंबई में, और नहीं वो कुछ पैसे दे रहे हैं मेंटेनेंस के। और एक बेटी है मेरी 13 साल की। चलिए, मैं जस्टिस अग्रवाल साहब से पूछ लेता हूँ। सर, जैसे उनका मामला है, वो मुंबई में रहती हैं, पति उनके गुजरात में रहते हैं, और उन्होंने वहाँ से गुजरात में उनके डिवोर्स का केस फाइल किया हुआ है, और अभी डिवोर्स हुआ नहीं है अगर जितना हम समझे हैं, और वो किसी और महिला के साथ रह रहे हैं। मीडिएशन के लिए आवश्यक है कि दोनों पक्ष कोऑपरेट करें। अगर ये मीडिएशन में दोनों पक्ष कोऑपरेट नहीं करेंगे तो मीडिएशन फेल हो जाएगा, और फिर वो कोर्ट ही डिसाइड करेगा उसे। तो ऐसे वाले मामले में क्या बगैर तलाक के किसी दूसरी महिला के साथ वो रह रहे हैं, तो ये भी कोई आपराधिक मामला बनता है? हाँ, ये भी बनेगा, आपराधिक मामला तो बनता ही है इसमें। डॉक्टर सुधीर जैन साहब, जिस चीज़ में मैं विस्तार से जानना चाह रहा था, एक तो जैसे कि पूनम जी ने बताया भी कि कुछ मामले हैं जो हम कोर्ट के दायरे के बाहर से जाके भी मध्यस्थ केंद्र में जा सकते हैं, तो इस विषय पर आप कुछ बताएं। देखिए, हम मध्यस्थता 2 तरीके के केस में की जा सकती हैं। एक तो वो केस जो अदालतों में लंबित हैं, जो पेंडिंग हैं। दूसरे केस जो पोटेंशियल लिटिगेशन जिसे हम कहते हैं कि जिसमें अभी पार्टीज लड़ने के हैं, लिटिगेशन में है, मगर अभी वो जुडिशियल प्रोसेस में नहीं आए, तो वो भी संपर्क कर सकते हैं। हाँ, तो वो दोनों तरीके के केसेस के अंदर मध्यस्थता पॉसिबल है। तो ये जो दूसरा वाला है, पहला तो कोर्ट के माध्यम से हम पहुंच रहे हैं, दूसरा मान लीजिए उसका क्या प्रोसीजर होता है? उसका प्रोसीजर ये होता है कि जैसे मैडम कालिया ने बताया कि दिल्ली गवर्नमेंट के लगभग 10 मीडिएशन सेंटर हैं, अलग अलग क्षेत्रों में हैं, वो वहां जा सकते हैं, अपनी एप्लीकेशन लगा सकते हैं, और दूसरे पक्षकार को या पार्टी को बुला के मध्यस्थता की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है। वहाँ भी दोनों में ये सहमति होनी चाहिए कि हम मध्यस्थता करना चाहते हैं, एक पार्टी अगर करना चाहती है वो खुद भी अपील। देखिए, अब जो नया जो सुप्रीम कोर्ट का जो लॉ है कि मध्यस्थता के लिए दोनों पक्षकारों की सहमति का होना जरूरी नहीं है। अच्छा। जो सबसे बात जरूरी है कि जो वाद है, जो केस है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है, उसमें एलिमेंट ऑफ सेटलमेंट होना जरूरी है।
हम अपने मध्यस्थ केंद्र में भी अपने कुछ समय पहले तक भी प्री लिटिगेशन मीडिएशन में केस लेते रहे हैं। हमारे यहाँ पक्षकार आते थे, एप्लीकेशन लगाते हैं, अगर हमें लगता है कि इस केस में मध्यस्थता हो सकती है, हम दूसरे पक्षकार को बुलाते हैं, आने का पर्पज उसको बताते हैं, कैसे उसको प्रक्रिया में से जाना पड़ेगा, वो सारी चीज़ समझाने के बाद और उसकी सहमति लेने के बाद फिर हम उसमें मध्यस्थता की कार्रवाई शुरू करते हैं। और प्री लिटिगेशन केसेस में भी मध्यस्थता का एक अच्छा बड़ा सकारात्मक रिजल्ट है, बहुत अच्छा नतीजा है। चलिए, समय मेरा लगभग मेरे पास खत्म हो चुका है। मैं आप तीनों से आखिरी एक लाइन की टिप्पणी जानना चाहूंगा। जस्टिस अग्रवाल साहब, किस तरह से आप देख रहे हैं मध्यस्थता को, वर्तमान परिदृश्य को? ये डेवलपिंग है, आगे अच्छा काम कर रहे हैं, और इसमें क्या है कि कॉपरेशन आवश्यक है और सहयोग जरूरी है। पूनम जी? मेरा ये कि ये बहुत हेल्पफुल है और आई थिंक इसको बहुत अच्छे तरीके से इसका एडवर्टाइजमेंट होनी चाहिए, इसका विज्ञापन और जागरूकता अच्छे लेवल पर होनी चाहिए, और जजेस को बहुत सारे केसेस रेफर करने चाहिए, खास करके चर्चा का सार वो निकला है कि जो मध्यस्थता है वो इसलिए है क्योंकि न्यायपालिका पर तो केस का दबाव है, साथ में एक सामाजिक दायित्व के तौर पर भी होता है। हम कई मामलों को ऐसा देखते हैं जो आपसी बातचीत पे या किसी विशेषज्ञ, जैसा कि बताया गया, मध्यस्थ उन्हीं को बनाया जाता है जिनके पास दशकों न्याय का अनुभव रहता है, इस तरह के मामलों का अनुभव रहता है, उनके पास भेजा जाता है ताकि वो दोनों अपनी बात को रख सके और ऐसे में मध्यस्थ जो है उस मामले को निपटा सके। अब ऐसे में एक जो बड़ी सोचने वाली बात वो ये है कि हम जब मध्यस्थता के लिए जाते हैं तो हम भी ये देख लें कि दूसरी पार्टी जिस पर हमने आरोप लगाया था वो इस लायक है कि हम मध्यस्थता कर सके, क्योंकि जो बाद में जिस तरह से चर्चा का सार निकला है कि बाद में हम जब उसी तरह का मामला दूसरा आता है तो ये कहीं भी व्याख्या नहीं है कि उस मामले को लेकर कुछ ज्यादा सजा मिलने वाली है। ये हो सकता है जैसे अग्रवाल साहब ने बताया है कि वो जो जज साहब जिनके पास मामला जाए तो वो इसे संज्ञान में ले, लेकिन ऐसा कुछ कानून में व्याख्यात नहीं है। तो ऐसे मामले में हमें ये भी सचेत रहने की जरूरत है। और साथ में जो वर्तमान परिदृश्य में एक फैसला आया था बलात्कार से जुड़ा हुआ, ऐसे में कानून ये कहीं नहीं कहता है कि गंभीर मामले के जो अपराध होते हैं या बच्चों से जुड़े जो मामले के अपराध हैं उस मामले को इन मध्यस्थता के जरिए निपटाया जाएगा। आप तीनों इस कार्यक्रम में इस चर्चा को इतना जीवंत बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समय समाप्त हो गया। जैन साहब, फिर कभी मुलाकात होगी और हम इन बिंदुओं पर चर्चा अपनी जारी रखेंगे। नमस्कार।